तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा 6 फरवरी को। इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट 120 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो हम लोग समय नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मार्शल द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि किस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वह दीर्घकाल हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन की जो साधन परिवर्ती मतलब बदलते हैं वो दीर्घकाल में होता है। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि उदासीनता वक्र होता है, जो उदासीनता वक्र है वो कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मूल बिंदु की ओर उन्नतर होता है। कैसे होता है, तो मूल बिंदु की ओर उन्नतर होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसी वस्तु जिसका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मतलब उसको हम लोग स्थापन वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्थापन वस्तु। जैसे कि हम लोग चाय के बदले हम लोग कॉफ़ी भी पी सकते हैं और कॉफ़ी के बदले हम लोग चाय भी पी सकते हैं। गाड़ी के बदले हम बाइक भी चला सकते हैं, कार के बदले हम लोग स्कूटी भी चला सकते हैं। तो उसको क्या किस प्रकार का वस्तु हुआ, तो वो एक प्रकार का कैसा वस्तु हुआ, तो वो ऐसे वस्तु को हम लोग स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन है। तो उत्पत्ति का साधन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, मतलब सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी चीज़ का उत्पत्ति करने के लिए हम लोग को भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि एमआर को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसको हम लोग किससे प्रदर्शित किया जा सकता है एमआर को मेरे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, यानी कि डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू हो जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं, मतलब एकाधिकार का नहीं है, एक अधिकार का नहीं है, जैसे कि एक क्रेता और अनेक विक्रेता, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यही एक प्रकार का एकाधिकार का विशेषता नहीं है। ठीक है, निकट स्थापना का अभाव है और नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबिंब ये भी है, लेकिन यो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि मांग मांग वक्र की ढाल होती है। जो मांग वक्र होता है उसकी ढाल कैसी होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होती है। ठीक है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या है, मतलब एक अर्थव्यवस्था की हम लोग केंद्र समस्या है क्या होगा, साधनों का आवंटन भी हो जाएगा, आर्थिक विकास, साधनों का कुशलतम उपयोग या उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये सभी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा हम लोग को इसमें पूछा जाए तो वस्तु कीमत निर्धारण है, कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण ये भी हो जाएगा, आर्थिक कल्याण भी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पूर्ति बेरोजगार होती है, जो पूर्ति है उसको हम लोग बेरोजगार होती है, वो कैसे बेरोजगार होती है, तो अति अल्पकाल में बेरोजगार होती है या दीर्घकाल में बेरोजगार होती है या प्रारंभिक काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 का जो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अति अल्पकाल में होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। देखो उत्पत्ति का साधन नहीं है, देखो क्या नहीं है, तो श्रम भी होगा, पूंजी भी होगा, भूमि भी होगा, ये सब उत्पत्ति का साधन जो, लेकिन ये मुद्रा है यानी कि मनी, वो उत्पत्ति का साधन नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 13 कर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि माइक्रोज किस भाषा का शब्द है, माइक्रोज रहे चाहे मिक्रोज रहे। ठीक है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र पूछे जाए या वेष्टि अर्थशास्त्र, किस भाषा का शब्द है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो किस भाषा का है, तो ग्रीक भाषा का है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि आर्थिक समझौता मूलतः किस तत्व की समस्या है। तो किस समस्या है, तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों चुनाव की समस्या है, क्या चीज़ का, तो चुनाव का। ठीक,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है। उपयोगिता, ठीक है, यानी कि यूटिलस। तो क्या हो जाएगा, तो निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। 15 में पूछा जा रहा है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, यानी कि उपयोगिता एवं मनोवैज्ञानिक धारणा भी हो जाएगा। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखो उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, ये भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं और यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। जो उपयोगिता है उसको हम लोग किससे मापते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मुद्रा के द्वारा ही मापते हैं। तो इसका राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन गोसेन का दूसरा नियम है। तो गोसेन का दूसरा नियम इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, 17 का क्या हो जाएगा, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। सी सम सीमांत उपयोगिता नियम, यही हो जाएगा, ठीक। 17 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 18 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई की वस्तु की मांग को प्रभावित करती है, तब यह मांग क्या कहती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कीमत मांग कहते हैं, या आय मांग कहते हैं, या तिरछी मांग कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 18 का राइट आंसर होगा वो सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कीमत मांग भी होना चाहिए था, आय मांग भी और तिरछी मांग भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया है, ठीक। लेकिन यहाँ पर होना चाहिए इनमें से सभी। तो आप लोगों को इनमें सभी रहेगा तो आप लोग उस पर सही करके आना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है। तो किसका फलन होता है मेरे प्यारे, तो कीमत का, उत्पत्ति के साधनों का, कुल व्यय का, या उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 19 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्पत्ति के साधनों का, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है। जो मौद्रिक लागत होता है उसमें किसे सम्मिलित किया जाता है, हम लोग को ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या हो जाए, तो सामान्य लाभ भी होगा, व्यक्त लागतें भी हो जाएगा, और अव्यक्त लागतें भी, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 21 में पूछा जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि यानी कि संपूर्ण अध्याय का अध्ययन, यानी कि, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आय एवं रोजगार सिद्धांत, सामान्य कीमत पर स्तर एवं मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। और आप लोगों को याद करना है कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ठीक। इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है, या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 22 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कि पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, जो पूंजी है, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसको पूंजी ह्रास कहते हैं, पूंजी लाभ कहते हैं, पूंजी निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो पूंजी के स्टॉक को हम लोग क्या कहते हैं, तो 22 का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग पूंजी निर्माण के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, तो पूंजी निर्माण के नाम से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है, यानी कि प्रवाह है, ठीक। तो उसके अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपभोग, आय, निवेश, उपयोग सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 23 का जो राइट आंसर आप सभी का जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, प्रवाह के अंतर्गत ये सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होती है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में क्या सम्मिलित होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कृषि हो जाता है, ठीक। और ये खुदरा और ये व्यापार है, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लघु उद्योग ये द्वितीय के, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर कि एनएनपी एमपी निम्न में से किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 25 का जो राइट आंसर आप सभी का वो जीएनपी एमपी माइनस घिसावट हो जाता है, ठीक। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 26 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आय में हम लोग किसको शामिल करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो लगान मजदूरी को भी, माने कि इसको भी, वेतन को भी, ब्याज लाभ, मतलब सभी को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है, यानी कि एक ही अर्थव्यवस्था है उसमें कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूछा जा रहा है 27 में। तो 27 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्राथमिक भी हो जाएगा, द्वितीयक भी, तृतीयक भी, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से
किससे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो किससे हम लोग नहीं सम्मिलित किया सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखो, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय से हम लोग राष्ट्रीय आय को नहीं माप सकते, ठीक है, और मध्यवर्ती वस्तु का भी हम लोग नहीं। तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 28 का जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाएगा, ठीक, ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 29 के। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, जो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, ये 29 में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 29 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1949 को, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है, तो 30 नंबर में पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो एडी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए एस हो जाएगा, ठीक, एडी बराबर ए एस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 31 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसमें पूछा गया है कि कीन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आप सभी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपूर्ण रोजगार संतुलन। 31 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि पंजाब नेशनल बैंक निम्न में से क्या है। तो देखो, पंजाब जो नेशनल बैंक है वो एक प्रकार का व्यापारिक बैंक है, ठीक है, व्यापारिक बैंक। देखो, पंजाब नेशनल बैंक हुआ या किसी भी मतलब जो र, कौन सा बैंक नहीं होगा, तो आप लोगों को याद करना है कि कौन सा बैंक व्यापारिक बैंक नहीं है, तो आप लोगों को एक ही याद करना है, वो केंद्रीय बैंक हो जाएगा, ठीक, यानी कि आरबीआई बैंक। समझ में आ गया, व्यापारिक बैंक मतलब पैसा देता है और आप लोग निकालते हैं और आप लोग जमा करते हैं, उस सब बैंक को हम लोग व्यापारिक बैंक कहते हैं, ठीक है दोस्तों, आप लोग को याद कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष क्या होता है, जब विस्तार होता है जब नगद कोष में क्या अनुपात हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, 33 में पूछा जा रहा है, तो घटता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो किस वर्ष हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो मेरे प्यारे दोस्तों 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, 1969 में, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 35 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो 35 में पूछा गया है कि मुद्रा पूर्ति का नियमित कौन करता है। तो मुद्रा पूर्ति का नियमित कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुद्रा बनाता है वो कौन बनाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि मुद्रा आरबीआई बैंक ही बनाता है, जारी करता होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 23, मतलब 23 नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, 36 में पूछा गया है कि प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया है। तो प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया गया है, तो किससे किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो राजकीय घाटा ब्याज भुगतान हो जाएगा, ठीक, राजकोषीय घाटा भुगतान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक कर प्राप्तियां नहीं है। तो कर प्राप्तियां कौन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा, सीमा शुल्क जो है वो नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया कि निम्न में से कौन असंतुलित बजट है। तो इसमें से कौन असंतुलित बजट है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कि जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि में साथ साथ घटती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रगति प्रगति नहीं दोस्तों, प्रतिगामी कर प्रणाली होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 कि भुगतान विशेष के अंतर्गत निम्नलिखित से कौन सी मदें सम्मिलित होती है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक, डी हो जाएगा, डी में क्या देगा, तो उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 1 देख चुके हैं, पार्ट 2 को शुरू करते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक का, तो एक का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब किसके लिए उत्पादन हो, ठीक है, यही होता है अर्थव्यवस्था का एक केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था का 3 केंद्र समस्या है, क्या उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें और कितने मात्रा में उत्पादन करें, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि किसके लिए उत्पादन करें, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो कौन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो साधनों की कीमत हो जाएगा, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 3 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि किसी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी कि पूंजीगत अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र की दाहिनी ओर विवर्तित होने का कारण क्या है? तो कारण क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तकनीकी विकास हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। यानी कि हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 6 नंबर की ओर, कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो शून्य होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 0। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब इसमें से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का मेरे प्यारे दोस्तों, वो आप सभी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक। मतलब 2, यानी कि 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग होता है? देखो, पूरक वस्तु हम लोग उन वस्तु को कहते हैं जिसका मतलब जिसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसी को हम लोग पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे देखो, चाय और कॉफ़ी, तो ये देखो ये अलग अलग हो गया ना, ये स्थापना वस्तु का अंतर्गत आ गया। ठीक। और ये भी ठीक। और लक्स साबुन और डब साबुन ये भी। लेकिन जो एक कार और पेट्रोल है, तो देखो जब हम लोग कार में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो आप लोग चलेगा नहीं चलेगा। तो एक प्रकार का ये इसका ज़रूरी हो जाता है। ठीक। मतलब इसका बहुत ज़रूरी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्याही के बिना कलम नहीं चलता है। ठीक। तो वो एक प्रकार का क्या हुआ? तो वो एक प्रकार का पूरक वस्तु हो गया। ठीक। उसी प्रकार कार के बिना पेट्रोल के बिना कार नहीं चलेगा। ठीक है। उसी प्रकार पूछा जा सकता है कि पेट्रोल और का मतलब बाइक और पेट्रोल, तो ये भी एक प्रकार का पूरक वस्तु है। ठीक। मतलब जिसका बिना यूज ही नहीं हो सकता, जैसे कि चीनी, चीनी नहीं डालेंगे तो हम लोग चाय कैसे बनाएंगे? ठीक। तो ये प्रकार का हो जाता है। ठीक। ये प्रकार, इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये सभी को हम लोग कहते हैं पूरक वस्तु। क्वेश्चन नंबर 9, कि किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में उत्पत्ति के साधनों की बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लागत फलन, आगम फलन, मांग फलन, उत्पादन फलन। तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 का जो आप सभी का जो होगा राइट आंसर, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। उत्पादन फलन हो जाएगा। ठीक। 9 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो इस पे पूछा गया है कि पैमानों का प्रतिफल संबंध किस काल से है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, वो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। यानी कि दीर्घ काल से। ठीक। दीर्घ काल यानी कि लंबा काल। अब क्वेश्चन नंबर अब 11 नंबर की ओर पूछा गया है। तो यहाँ पर एक पुस्तक का नाम पूछा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर बढ़िया से नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को देख लेना है किस पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है और किसने लिखा है, आप लोग आंसर दे देना है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु की मांग एक्स अक्ष के समांतर हो तो उस वस्तु की मांग की कीमत को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग इन्फ्लाइट कहते हैं, इन्फ्लाइट। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 13 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब इसमें कौन सा सही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों 13 का ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक। यानी कि ए सी बराबर ए एफ सी प्लस ए बी सी हो जाएगा। ठीक। 13 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कि अलप काल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? तो अलप काल में। ठीक। यानी कि क्या हो जाएगा? तो स्थिर साधन भी होगा और परिवर्तनशील साधन, यानी कि ए और मतलब यहाँ पर क और ग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि ए आर प्रदर्शित किया जाता है। जो ए आर जो है वो किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो टी आर बटा क्यू से करते हैं। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 16 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि किस बाजार में ए आर वक्र अक्ष के समांतर होता है? तो उसको हम लोग किस बाजार कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसको हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। ठीक। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 में पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर तथा एम आर के बीच संबंध पाया जाता है। तो कैसा होता है? तो ए आर बराबर एम आर होता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए
आप लोग को याद करें ना, और ये सब क्वेश्चन आता है और मुझे आशा है कि ये वीडियो से आप लोगों का कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को कम से कम 20-25 तो क्वेश्चन मिलने की संभावना है, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 के पूछा गया है कि समरूप उत्पादन किस बाजार की विशेषता होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। केवल पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकाधिकार में, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, 20 में जो पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 21 की जीडीपी और एनएनपी में क्या संबंध है। तो जीडीपी और एनएनपी में क्या संबंध है हम लोग को बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 21 का जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ग में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्यह्रास हो जाएगा, ठीक, मूल्यह्रास। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 22 कि निम्न में से निम्न किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु बताना है, ठीक है। तो 22 का जो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखो चपाती भी हम लोग बना सकते हैं गेहूं से, बिस्कुट भी बना सकते हैं, ब्रेड भी बना सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको बस बोल सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 कि राष्ट्रीय आय के अध्ययन किस अर्थशास्त्री से संबंधित है। तो किस अर्थशास्त्री से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्री नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। तो हो जाएगा आप लोग राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम का जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो समष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। समष्टि यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 तो यहाँ पर भी एक किताब दिया गया है, तो आप लोगों को किसकी अब किताब दिया गया है, तो आप लोग किताब का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, तो अब मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विधि से आय मापा जा सकता है, ठीक है। आय विधि को मापा जा सकता है, यहाँ पर ऐसा लिखा होगा मेरे हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 26 नंबर की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। मतलब केंद्रीय बैंक क्या नहीं करता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखो मुद्रा निर्गमन करता है, यानी कि पैसा बनाता है, वो आरबीआई बैंक ही बनाता है, आप लोगों को पता ही होगा। साख नियंत्रण भी, सरकार का बैंक भी, लेकिन जो जनता से जमा स्वीकार करता है वो केंद्रीय बैंक के अंतर्गत नहीं होता है, वो व्यापारिक बैंक के अंतर्गत आता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग याद करें ना है क्वेश्चन नंबर 27 की भारत का एक केंद्रीय बैंक है। तो केंद्रीय बैंक तो अभी आप लोगों को मैं बताया वो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक होगा, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या बैंक ऑफ इंडिया, या भारतीय रिजर्व बैंक। तो मेरे प्यारे दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सा मुद्रा सबसे तरल मुद्रा कौन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, ठीक। तो 28 का आप लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। M1 जो है वो सबसे तरल मुद्रा के अंतर्गत आता है, ठीक दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें जो पूछा गया है, तो इसमें जो पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन ही साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो पूछा गया है कि किसी अर्थव्यवस्था में MPC 2 है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा। तो इसका गुणांक आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर में बढ़ते हैं 31 नंबर की ओर कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर ये दोनों को याद करना है, और किस क्या क्या कारण उदाहरण होते हैं वो भी याद करना है, ठीक है दोस्तों। वरना आप लोगों का एग्जाम में आप लोग फिर बोलिएगा कि सर हम लोग को कुछ मिला ही नहीं, ठीक। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा, ठीक। ये प्रकार का प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कर कौन सा ये नहीं है। तो 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी। अब क्वेश्चन नंबर 32 कि पूछा कि एक राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियां का अंतर्गत को क्या कहते हैं।
तो इसको हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 की पेंशन एक रोजगार भत्ते है, तो इसको क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि हस्तांतरण आय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कि एक देश में कितना केंद्रीय बैंक होता है, तो एक देश में केंद्रीय बैंक यानी कि एक ही होता है। जैसे कि हम लोग का भारत में एक ही बैंक है केंद्रीय बैंक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही एक ही है। तो आप लोगों का एक देश में एक ही बैंक होता है जहाँ पर मुद्रा निर्गमन किया जाता है, यानी कि पैसा बनाया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्न में से या निम्न में कौन मुद्रा का एक कारण है, तो मुद्रा क्या क्या कार्य करता है, तो देखो विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है। ठीक। विनिमय यानी कि हम किसी वस्तु को लेन देन करते हैं या खरीदते भी या बेचते हैं, तो वो एक प्रकार का मुद्रा का ही हम लोग माध्यम कह सकते हैं। ठीक है। यानी कि विनिमय का माध्यम मुद्रा ही कहते हैं। और मूल्य का मापक, इसी हम लोग किसी भी सामान को देखते हैं तो हम लोग कैसे पता लगाता है कि ये इतना पैसा का है, तो हम लोग वहाँ पर पैसा लिखा रहता है कि 200 रुपया का है, 300, 500 जितना का भी है, तो हम लोग उसी को मुद्रा को ही पैसा को देखते हैं कि कितना रुपया का, तभी तो हम लोग मुद्रा को वो कार्य करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया हमको। क्वेश्चन नंबर 35 को आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 की भारत में 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है, देखो आप लोगों को इस समय भारतीय रिजर्व बैंक आप लोगों को नहीं करना है, तो आप लोगों को बढ़िया से याद करना है। ऑप्शन नंबर घ में दिया है कि भारतीय का वित्त मंत्रालय ये 1 रुपये का नोट जारी करता है, आप लोगों को याद करना है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो आता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो उपहार कर हो जाएगा। ठीक। उपहार कर। क्वेश्चन नंबर 38 की गुणक किसके बराबर होता है, जो गुणक है मेरे प्यारे दोस्तों वो किसके बराबर होता है बताना है हम लोगों को दोस्तों, तो वो हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनियोग में परिवर्तन परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 कि 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य नोट कौन जारी करता है, देखो 1 रुपया का तो अभी बता चुके हैं कौन जारी करता है, तो उसके अलावा पूछा गया है कि कौन जारी करता है तो नोट, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ, यानी कि 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, तो ये सब का नोट पहले कौन जारी करता था, तो अभी भी जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। समझ में आ गया, लेकिन 1 रुपया को नहीं करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 की निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्टेट बैंक के कार्य है, तो भारतीय स्टेट बैंक का कौन कार्य है मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्टेट बैंक को आप नहीं जानते हैं क्या, भारत का स्टेट बैंक क्या है, तो क्या करता है, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जनता से जमा स्वीकार करता है, जनता को ऋण देना, वो मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग ने पार्ट 2 भी देख चुके हैं, पार्ट 3 को हम लोग शुरू करते हैं कि व्यक्ति अर्थ मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या सम्मिलित होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, उपयुक्त सभी, मतलब एक चीज का अध्ययन किया जाता है, मतलब उसी को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है, तो सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, तो पूछा गया है कि मांग वक्र की ढाल होता है, तो मांग वक्र का जो ढाल होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो कैसा होता है हम लोग को इसमें बताना होगा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। यानी कि बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ठीक है। मतलब बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसा होता है। ठीक। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें पूछा गया है कि किसी यानी किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी नहीं होती है, तो किस प्रकार के वस्तु पर मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी नहीं होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो अनिवार्य मतलब जरूरी वस्तु। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है जिसको लोग खरीदते ही खरीदते हैं, तो उस सभी वस्तुओं का तो मांग जितना भी उस सभी का मांग बढ़ेगा ना दोस्तों, बढ़ेगा कि नहीं, तो मांग में कमी हो जाएगा भले, लेकिन इसमें पूछा गया किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी नहीं होती है, तो वो हो जाएगा अनिवार्य वस्तु। ठीक। मतलब वो जरूरी है तो जरूरी वस्तु को जितना ही दाम हो जाए लेकिन हम लोग उसको खरीदते हैं कि नहीं, आप लोग समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया, तो उसका जो नाम होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताए होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, तो 5 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन नंबर बी में क्या देगा है, तो मार्शल ने कहा था। ठीक।
5 का यही हो जाएगा। किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? वो किया था मार्शल है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि मैक्रो किस भाषा का शब्द है? तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि तृतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित हो? तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है मेरे प्यारे? तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वस्तुओं का निर्माण होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या बीमा या व्यापार। और दोस्तों द्वितीयक पूछा गया है, सॉरी दोस्तों, तृतीयक नहीं है। ठीक, तो वो हो जाएगा आप लोगों का वस्तुओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बैंकिंग वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, और बीमा व्यापार ये सब तृतीयक के। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 8 नंबर की ओर कि औसत स्थिर लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो इसका जो आकार होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वह आयताकार अति परलवय होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 9 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगा? तो उस वस्तु का मांग जो होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 9 नंबर का, वो आप सभी का हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, तभी मैं आप लोगों को समझ पाऊंगा कि आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उल्टा यू आकार के जैसा नहीं होता है, यू आकार जैसा होता है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के मतलब 11 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के लिए ए आर और एम आर में क्या संबंध होता है? ए आर बराबर एम आर होता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 को बढ़ते हैं दोस्तों। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से वस्तु में 8% की कमी होती है तो मांग कीमत क्या होगी? तो देखो 8 है, तो 8 को आप लोग काट दीजिए 4 से, तो कितना बचेगा? तो आप लोगों का बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो मतलब इसको आप लोग भागा दे दीजिए, समझ में आ गया? तो 8 को आप लोग 4 से भाग करें तो 2 ही होगा, 2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 कि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होते हैं लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब संतुलन कीमत में क्या होगा? तो 13 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? तो पूरक वस्तु चाय और चीनी में कितना बार आप लोग समझा चुका हूँ, इसलिए अभी नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, देखो चाय और चीनी है, तो देखो हम लोग चीनी जब तक नहीं चाय में डालेंगे तो चाय बनेगा नहीं, बनेगा ना दोस्तों। तो ये एक प्रकार का पूरक वस्तु हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो एक कथन दिया था मार्शल जी ने कहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सरकार और निजी व्यक्तियों का भी स्वामित्व, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कितना इंटरेस्टिंग, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक, कि नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु 5 इकाई उत्पादन के कुल आगम क्या होगा? तो देखो 5 यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सब को हम लोग जोड़ना होगा 5 तक। तो जितना इस सबको कैलकुलेट करेंगे जितना आंसर होगा वही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों का 30 आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 30। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 18 कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 18 को जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में क्या देगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक, 18 का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गो नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 की पूर्ति का नियम को प्रदर्शित करता है? तो पूर्ति का नियम क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है दोस्तों, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सप्लाई बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, एफ मतलब एस बराबर एफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से कौन सीमांत उपयोगिता को व्यक्त करता है? तो सीमांत उपयोगिता कौन व्यक्त करता है? MUN बराबर TUN माइनस TUN/1। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 कि उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले दो साधनों के विभिन्न संयोग को दर्शाता है? तो 21 का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या दिया गया है? तो 21 का डी में दिया गया है कि
समोरपाद वक्र हो जाए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में तो 22 का मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय से प्राप्त कमीशन। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि विदेशी विनिमय दर क्या निर्धारण होता है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है। ठीक है। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, ये भी ठीक है। केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन करता है, ये भी सही, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कि किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 25 का जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक। 25 का। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि चारि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रभाव में संतुलन के लिए निम्न में से कौन सी शर्त है? तो 26 का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर आप सभी का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, C+1+G+(x−M) हो जाएगा। ठीक। तो 27 में साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आपात को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या था? राष्ट्रीय आय। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली का आवश्यक आवश्यक शर्तें क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 29 की साख गुणक होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1/CRR हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 1/CRR हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 कि केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करती है, तो किससे करती है? तो मेरे प्यार से केंद्रीय बैंक जो करती है वो 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंक दर जरिए खुले बाजार की प्रक्रिया के जरिए या CRR के जरिए, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षण कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 कि नरसिंहम समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। बैंकिंग सुधार। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 33 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो 33 का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। 1995 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देख चुके हैं, अब 34 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि निवेश के निर्धारित घटक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा कौन है, वो हो जाएगा ब्याज दर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि निवेश के निर्धारित घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। यानी कि घ नंबर यानी कि ब्याज दर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि MPC बराबर 0.5 है तो गुणांक क्या हो जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक। कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट पे बताना होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यार तो 1000 करोड़ हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि राष्ट्रीय कोषीय नीति का अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो ये सभी को, यानी कि सार्वजनिक व्यय को भी, करारोपण को भी, सार्वजनिक ऋण को भी, बुक सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 कि विकासशील देशों के लिए बजट कौन सा सबसे उपयुक्त होता है? विकासशील देशों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घाटे का बजट। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर देखना है 2-3 साल का, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को तुरंत अगला वीडियो में आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।